हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम सैमुअल बटलर की फेमस नॉवेल द वे ऑफ ऑल फ्लैश की समरी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस नॉवेल में सैमुअल बटलर ने हमें बताया है कि कैसे विक्टोरियन पीरियड में बहुत ज़्यादा हिपोक्रेसी थी। हिपोक्रेसी का मतलब होता है जहाँ पर एक इंसान वो बनने का ढोंग करता है जो वो नहीं है। इस नॉवल में सैमुअल बटलर ने अपनी लाइफ के बारे में भी हमें बताया है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो नॉवल है वो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है, यानी सैमुअल बटलर के जीवन से प्रभावित है। और इस नॉवल को कभी कभी अर्नेस्ट पॉन्टिफैक्स भी कहा जाता है, क्योंकि अर्नेस्ट पॉन्टिफैक्स ही इस नॉवल का मेन कैरेक्टर है। और ये जो नॉवल है वो विक्टोरियन एरा के टाइम पे हिपोक्रेसी जो फैली हुई थी और लोग जो ढोंग करते थे, दिखावे करते थे, उनको अटैक करती है ये नॉवल। बटलर इन्वोक्स द रिलीजियस डिसइल्यूजन, यानी बटलर ने जो रिलीजियस डिसइल्यूजन उस समय पर धर्म को लेकर जो अंधविश्वास फैलाए जा रहे थे और लोग जो डिससेटिस्फाइड थे धर्म को लेकर, और जो करप्शन फैला हुआ था विक्टोरियन पीरियड में, उन सब चीज़ों को बटलर बता रहे हैं इस नॉवल में। और इस नॉवल को 1873 से 1884 के बीच में लिखा गया था, और इसमें पॉन्टिफैक्स फैमिली के 4 जनरेशन्स की ये कहानी है। बटलर ने अपने समय में इसे पब्लिश नहीं किया था, इसीलिए क्योंकि ये जो नॉवल है वो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है और उस टाइम पे इसे पब्लिश नहीं किया जा सकता था। लेकिन उनके मरने के बाद 1903 में इसे पब्लिश कराया गया और इसे एक्सेप्ट किया गया एज अ रिएक्शन अगेंस्ट विक्टोरियनिज्म, यानी विक्टोरियनिज्म के खिलाफ ये जो नॉवल है वो एक रिएक्शन है। तो इस नॉवल में जो मेन कैरेक्टर है अर्नेस्ट पॉन्टिफैक्स, उसी के बारे में है ये नॉवल, कि कैसे बहुत सारी मुसीबतों को झेलकर, ट्रिबुलेशंस का मतलब होता है प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेलकर वो कैसे बड़ा होता है और उसे अपनी फैमिलियल अफेक्शन यानी फैमिली मेम्बर्स से कोई भी प्यार नहीं मिलता, लेकिन वो कैसे बड़ा होता है और अपनी लाइफ को गुजारता है, इसके बारे में बताया गया है। तो चलिए अब हम लोग समरी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी को नरेट कर रहे हैं डॉक्टर ओवरटन, जो कि अर्नेस्ट पॉन्टिफैक्स के गॉडफादर हैं और उसका ख्याल रखा करते थे। तो वही इस स्टोरी की शुरुआत करते हैं लेट 18th सेंचुरी में और बताते हैं कि कैसे अर्नेस्ट का अपने पेरेंट्स क्रिस्टीना और थियोबाल्ड पॉन्टिफैक्स के साथ रिश्ता बहुत ही खराब है। थियोबाल्ड एक क्लर्जी मैन है, यानी कि वो चर्च में एक प्रीस्ट है, इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें स्पिरिचुअलिटी में या धर्म में इंटरेस्ट है, बल्कि इसलिए क्योंकि क्रिस्टीना के फादर जो उनके ससुर हैं थियोबाल्ड के, उन्होंने उन्हें प्रेशराइज किया था कि तुम्हें भी क्लर्जी मैन बनना चाहिए, प्रीस्ट बनना चाहिए, क्योंकि खुद क्रिस्टीना के फादर एक क्लर्जी मैन थे और इसीलिए थियोबाल्ड को भी उन्होंने क्लर्जी मैन बनवा दिया था। और उन्हें ऐसा लगता था क्रिस्टीना के फादर को कि क्रिस्टीना के हस्बैंड थियोबाल्ड के लिए यही प्रोफेशन सही रहेगा। थियोबाल्ड एंड क्रिस्टीना आर डोमिनेरिंग, तो थियोबाल्ड और क्रिस्टीना बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने वाले लोग हैं। वो अपने बच्चे के ऊपर अत्याचार करते थे, उसे खुलकर सोचने का मौका नहीं देते थे, वो उसे काफ़ी ज़्यादा जज भी करते थे। और वो हिपोक्राइट्स हैं, यानी वो कहते कुछ हैं और वो खुद वैसे बिल्कुल भी नहीं है जैसा वो सामने लोगों के कहा करते थे। दे आर एक्सट्रीमली हार्श, वो बहुत ज़्यादा हार्श थे और जज किया करते थे अर्नेस्ट को, और इसीलिए अर्नेस्ट का अपने पेरेंट्स से रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उनकी जो रिलेशनशिप थी वो एक दूसरे के खिलाफ थी, एंटेगोनिस्टिक थी। डिस्पाइट द फैक्ट देयर फैमिली द 3 पॉन्टिफैक्सेस डोंट लाइक ईच अदर वेरी मच, तो हालांकि वो लोग एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं लेकिन वो लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। अर्नेस्ट इज नॉट अलोन इन फीलिंग दैट हिज पेरेंट्स आर टू हार्ड ऑन हिम, हिज आंट एल्थिया इज ऑल्सो अवेयर ऑफ द एंटेगोनिस्टिक नेचर। तो अर्नेस्ट अकेला नहीं है जो ये सोचता है कि उसके पेरेंट्स उसके साथ अच्छा नहीं कर रहे, उसकी आंटी एल्थिया भी जानती थी कि किस तरीके से अर्नेस्ट का उसके फैमिली मेम्बर्स के साथ, उसके पेरेंट्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। और वो जानती थी कि उन लोगों की हरकतों का अर्नेस्ट के ऊपर एक गलत असर पड़ रहा है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, और इसीलिए मरने के पहले वो
अर्नेस्ट के लिए कुछ पैसे छोड़ जाती है. शी डज इनेबल हिज एस्केप फ्रॉम हिज पेरेंट्स गवर्नेंस दो एज बिफोर शी डाइज शी गिव्स ओवर अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी टू ओवरटन. तो अपने पेरेंट्स के चंगुल से बचाने के लिए जो आंटी एल्थिया है वो अर्नेस्ट के लिए मरने से पहले एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी यानी काफ़ी सारा पैसा वो छोड़ जाती है और अर्नेस्ट के गॉडफादर ओवरटन को वो पैसा देती है और कहती है कि जैसे ही अर्नेस्ट 28 ईयर्स का हो जाएगा तब उसे ये पैसे दे देना ताकि उसकी ज़िंदगी ठीक तरीके से चल सके. और इस तरीके से धीरे धीरे जो अर्नेस्ट है वो बड़ा होने लगता है, वो एडोलेसेंट एज क्रॉस करता है और फिर अडल्ट बन जाता है और अपनी ज़िंदगी का रास्ता तलाश करता रहता है. हिज सर्च रिफ्लेक्ट्स द मूड ऑफ द कंट्री एट द टाइम. तो उसकी ये जो सर्च है, जो वो अपना रास्ता तलाश कर रहा है, वो उस टाइम के लोगों को दिखा रहा है कि कैसे उस टाइम के जो लोग थे विक्टोरियन एरा में, विक्टोरियन पीरियड में, वो एकदम कंफ्यूज तरह की ज़िंदगी जी रहे थे. ही डज नॉट रियली रिलेट टू वन रिलीजियस थियोलॉजी मोर देन अनदर. सो जो अर्नेस्ट था वो एक रिलीजियस फिलोसफी को नहीं मानता था. कभी वो एक चीज़ मानता था, कभी वो दूसरी चीज़ मानता था. और ब्रिटेन में ये चीज़ तब हो भी रही थी और चर्च ऑफ इंग्लैंड में भी कंट्रोवर्सी चल रही थी. उसी चीज़ को यहाँ पर नॉवेल में दिखाया गया है. डिस्पाइट हिज डिफिकल्ट रिलेशनशिप विद हिज फादर ही फॉलोज इन हिज फुटस्टेप्स. तो उसका अपने फादर के साथ एक खराब रिलेशनशिप था, लेकिन फिर भी वो भी वही काम करने लगता है जो उसके फादर थियोबल्ड करते थे. अर्नेस्ट भी एक क्लर्जीमैन बन जाता है और वो अपना एक मिशन बना लेता है कि वो किसी भी तरीके से जो गरीब लोग हैं उनमें फेथ को फैलाएगा, यानी उनमें क्रिश्चियनिटी को फैलाएगा. लेकिन ये चीज़ एक डिज़ास्टर साबित होती है, उसके लिए गलत साबित होती है. उन पुअर लोगों को क्रिश्चियनिटी की तरफ आकर्षित करने की जगह उसका ही जो यकीन होता है बाइबल में वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो डैमेज हो जाता है एक गरीब इंसान की वजह से जिसके साथ वो रहा करता था. ही इज़ ऑल्सो स्टार्टिंग टू अनरावल इन हिज मोरालिटी असॉल्टिंग अ वुमेन. और वो जो है एक और काम कर बैठता है, वो एक औरत को फिजिकली असॉल्ट कर देता है क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वो उस तरह की लड़की है और वो इस तरह का काम कर सकता है. लेकिन उसका ये जो जजमेंट था वो गलत साबित होता है. तो उस लड़की के साथ गलत हरकत करने की वजह से उसे जेल हो जाती है और उसके पेरेंट्स भी उसे डिसोन कर देते हैं, यानी कह देते हैं कि आज से तुम्हारा हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है. और उसकी ये जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ है वो ख़राब होने लगती है. लेकिन फिर धीरे धीरे वो अपने आप को फिर से रिबिल्ड करता है और जब वो इनकार्सरेटेड यानी जेल में बंद था तब वो सोच लेता है कि उसके अंदर टेलरिंग का बहुत अच्छा टैलेंट है, उसे कपड़े सिलने बहुत अच्छे लगते हैं और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि जैसे ही जेल से छूटेगा वो एज अ करियर टेलरिंग को परस्यू करेगा, वो एक टेलर बनेगा. तो जेल से बाहर आने के बाद वो शादी भी करता है और उसकी जो दुल्हन है वो उनके ही घर में काम करने वाली एक हाउस मेड है जिसका नाम होता है एलन. तो वो उसके पेरेंट्स के लिए काम किया करती थी, मेड थी वो एलन. तो एलन और अर्नेस्ट अच्छे से रहने लगते हैं और उनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं और उनका बिजनेस भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होता है. तो एक टाइम तक तो चीज़ें बहुत अच्छे से जाती हैं, लेकिन फिर अर्नेस्ट को पता चलता है कि उसकी जो वाइफ है वो एक बाइगेमिस्ट है, यानी कि उसकी ऑलरेडी किसी और से शादी हुई होती है और फिर भी उसने अर्नेस्ट से शादी कर ली होती है. इसके अलावा वो एक अल्कोहल एडिक्शन भी उसको हो जाता है उस औरत को, यानी वो एक शराबी औरत भी थी. तो जैसे जैसे ये सब पता चल रहा होता है अर्नेस्ट की लाइफ में डॉक्टर ओवरटन फिर से आते हैं और वो एलन को कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, और एलन चली भी जाती है. उसके बाद वो अर्नेस्ट को एक जॉब देते हैं और अर्नेस्ट फिर से अपने जीवन को ठीक करने लगता है. तो जैसा कि उसकी आंटी ने सोचा था, अर्नेस्ट जो है जैसे वो 28 ईयर्स का होता है उसे फिर से जैसे वो 28 ईयर्स का होता है उसके जो गॉडफादर हैं उसे उसका पैसा दे देते हैं जो उसकी आंटी उसके लिए छोड़कर गई थी. हिज रिलेशनशिप विद हिज पेरेंट्स इज स्टिल एंटेगोनिस्टिक. तो अभी भी उसका जो रिलेशनशिप होता है उसके पेरेंट्स के साथ वो ख़राब ही होता है. लेकिन अब क्योंकि वो एक अडल्ट बन गया था, वो समझ जाता है कि उसे कैसे जीना है और फाइनली वो एक ऑथर बन जाता है, यानी वो राइटिंग करना शुरू कर देता है
लेकिन जो कुछ भी वो लिखा करता था वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल साबित होता है, लोगों में एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देता है और यहीं पर जो नॉवेल है उसका एंड हो जाता है। आई होप आपको ये नॉवेल की समरी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।